जीटी वर्सेस केकेआर के लिए आखिरी मौका है कि इस आईपीएल में कुछ करके दिखाएं, अदरवाइज उनके लिए आईपीएल ऑलरेडी खत्म हो चुका है और अगर ये मैच और हारे तो इस बात पर मोहर लग जाएगी। अच्छी खबर यह है केकेआर के फैंस के लिए कि मथीसा पथिराना की वापसी हो रही है जो उनकी गेंदबाजी को मजबूती देने वाला है। और इस साल का अगर केकेआर का सफर अब तक आप देखें तो सबसे बड़ा रीजन यही रहा कि आईपीएल शुरू होने से पहले जो उनकी पूरी फास्ट बॉलिंग एकदम से बाहर हो गई। अगर किसी टीम के मेन 3-4 गेंदबाज बाहर हो जाएं तो वो टीम इसी तरह से स्ट्रगल करेगी। आपके पास कितने भी बैकअप हों, कितने भी अच्छे प्लेयर हों, आप स्ट्रगल करेंगे। लेकिन क्या इतना स्ट्रगल करेंगे? गेंदबाजी तो एक पहलू है क्रिकेट के खेल का, आपने सिर्फ गेंदबाजी में नहीं बल्लेबाजी में भी स्ट्रगल किया है। स्ट्रेटजीज भी आपकी बड़ी क्वेश्चनेबल रही हैं, जिस तरह के आपके सिलेक्शंस हुए हैं वो भी बहुत क्वेश्चनेबल रहे हैं। और केकेआर की टीम ने सिर्फ एक फ्रंट पर गलती नहीं की है। तो पहली चीज जो 3 प्लेयर 4 प्लेयर बाहर हो गए शुरू में गेंदबाजी में, उससे बहुत बड़ा झटका लगा। कोई भी टीम और होती इसी तरह से स्ट्रगल करती हुई आपको नजर आने वाली थी। लेकिन उसके बाद जो अजिंक्य रहाणे की कप्तानी रही है, आपने पिछले सीजन भी देखा था कि वो 3rd चॉइस है, 4th चॉइस है, कौन सी चॉइस है शायद उनको खुद को भी नहीं पता था। कप्तानी वो कर रहे थे, पिछले सीजन भी की, इस सीजन भी की। वो कॉन्फिडेंस कभी उनकी कप्तानी में दिखा नहीं। इससे पहले उन्होंने आरआर की कप्तानी की और अजिंक्य रहाणे बुरे कप्तान नहीं है, माइंड इट की चाहे T20 का फॉर्मेट हो चाहे टेस्ट क्रिकेट का फॉर्मेट हो, क्रिकेट की उनकी समझ जो है वो काफ़ी अच्छी है। और कप्तानी के मामले में कम से कम मैं कह सकता हूं कि अजिंक्य रहाणे को प्लेयर्स को हैंडल करना भी आता है, टीम चलानी भी आती है और क्रिकेट की बारीकियां भी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। लेकिन फिर भी अजिंक्य रहाणे एज ए कैप्टन यहां पर आकर के फेल होते हैं। तो केकेआर के खेमे में जो चीज़ें रहती हैं आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से वो सब चीज़ें चलती हुई आ रही थी, लेकिन गौतम गंभीर के आने के बाद उन सब चीज़ों को कंप्लीटली साइडलाइन कर दिया गया था। लेकिन उनके जाने के बाद वही सब चीजें दोबारा से निकल करके आ गई हैं। तो एक चीज तो रही है, कुछ इंटरनली केकेआर के खेमे में चीजें चली हैं जहां पर कोच, कैप्टन, मैनेजमेंट सब एक पेज पे नहीं आ पाए और डिसीजन मेकिंग उतनी क्लियर नहीं हो पाई। और इन्होंने कंफ्यूजन भी दिखाया प्लेयर्स के रिप्लेसमेंट लेने में, बाकी जो डिसीजन मेकिंग हुई टीम के सिलेक्शन में, कौन सा प्लेयर कहां खेलेगा। लाइक आप देखिए सुनील नारायण का यूटिलाइजेशन, अब अजिंक्य रहाणे ने फैसला ले लिया कि वो ओपन करेंगे क्योंकि ओपन उनको सूट करता था। बट शायद अगर टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते तो ये डिसीजन जो पिछले मैच में लिया गया, सुनील नारायण ओपन करेंगे, ये पहले मैच से होना चाहिए था क्योंकि वो प्रूवन चीज है ना। सुनील नारायण ने जब इस टीम के लिए ओपन किया है उन्होंने कुछ ना कुछ करके दिखाया है। पिछले मैच में भी आके जल्दी आउट हो गए, लेकिन छोटा सा कैमियो वो खेल गए थे। शायद आप थोड़ा ज्यादा की उम्मीद करते हैं, 40-50 रन वो बनाए, वो बना के देंगे। अगर आप उनको कंसिस्टेंट मौके दें तो वो आपको इस तरह की पारियां और खेल के देंगे जो उन्होंने 2 सीजन पहले खेल करके दिखाई थी। तो बल्लेबाजी में अगर आप देखो तो सिर्फ ये सुनील नारायण को टॉप ऑर्डर में ले जाना एक चीज नहीं है। जो इनके मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन हैं, हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि उनके स्ट्राइक रेट्स जो है वो क्वेश्चनेबल हैं। वो उस तरह का कोई इन्फोर्सर मिसिंग है इस मिडिल ऑर्डर में जो आके बीच में स्ट्राइक रेट को ऊपर ले जाए। इवन ये रॉबमन पॉवेल को खिला रहे हैं, कैमरून ग्रीन को खिला रहे हैं, वो लास्ट ओवर्स में जाके डॉट बॉल्स खेल रहे हैं। यार इस तरह के फिनिशर्स तो नहीं हो सकते ना, कम से कम आप जो है रना बॉल या उससे थोड़ा बेटर उस तरह की पारी खेल रहे हैं। और रॉबमन पॉवेल आप इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखो तो उतना सक्सेसफुल नहीं रहे। उनको आंद्रे रसल का बैकअप बना के इस टीम में रखा गया था, 2-3 सालों से इस टीम के साथ हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो प्लेयर हैं आईपीएल के लेवल पर आपके फिनिशर हो सकते हैं। और वेस्ट इंडियन प्लेयर्स हैं जिनकी रेपुटेशन है, बड़े छक्के लगाते हैं, बट रॉबमन पॉवेल नहीं है। तो अब इनको कुल मिला के जो है वो बल्लेबाजी में चेंजेस करने पड़ेंगे और बिना चेंजेस के बल्लेबाजी मजबूत नहीं होगी। और उसमें सबसे बड़ा चेंज, सबसे बड़ा फैसला एक तो हो चुका है कि सुनील नारायण ओपन चले गए हैं। अब नंबर 3 पर कौन खेले, और यहां इनको चुनना पड़ेगा अजिंक्य रहाणे और अंकुरिश रघुवंशी में से। एक चीज आप देखो, अजिंक्य रहाणे, अंकुरिश रघुवंशी और रिंकू सिंह, ये तीनों सिमिलर स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं और तीनों खिलाड़ी एक साथ इस प्लेइंग 11 में खेल जाएं ऐसा पॉसिबल लगता नहीं है। क्योंकि जब ये खेलेंगे तो मिडिल ओवर्स में वो आपको इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और 3 के तीनों खिलाड़ी स्ट्राइक रेट के मामले में वही 150 के आसपास हैं। लोग कहेंगे अंकुरिश रघुवंशी ने बहुत अच्छा खेला है, बट वो भी वही 155, 156, 58 उसी स्ट्राइक रेट के आसपास हैं। एक्चुअली में उन्होंने अच्छा खेला है, बट एक तरफ कप्तान है, एक तरफ उप कप्तान है। अब आपको देखना है कि कप्तान को ड्रॉप करना है या उप कप्तान को ड्रॉप करना है, बट एटलीस्ट एक प्लेयर को इनको ड्रॉप करना पड़ेगा। और उसके बाद आप 3 नंबर पर चाहे अंकुरिश रघुवंशी को रखें, चाहे आप अजिंक्य रहाणे को रखें, एक को रख लीजिए। 4 नंबर पर आप लेके आइए तेजस्वी दहिया को। वो ऐसा प्लेयर है जिसके पास एबिलिटी है 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करने की। और जो इन्फोर्सर इनके मिडिल ऑर्डर में मिसिंग दिख रहा है ना, वो 4 नंबर भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। इज अ वेरी वर्सेटाइल बैट्समैन
बैट्समैन, आप ओपन कराएंगे तो ओपन भी करा दीजिए, वो ओपन भी कर लेंगे, आप फिनिशर खिलाएंगे फिनिशर भी खिला लीजिए, लेकिन इस टीम को एक्चुअली एक इन्फोर्सर चाहिए मिडिल ऑर्डर में, चाहे नंबर 3 खिलाओ चाहे नंबर 4 खिलाओ, ही इज क्वाइट फ्लेक्सिबल, आप जिस जगह खिलाओगे वो उस जगह आपको बल्लेबाजी करके दिखा देंगे। तो तेजस्वी दहिया का इस टीम में आना आज की डेट में मस्ट हो जाता है। हाँ, बहुत सारे लोगों का एक सजेशन हो सकता है कि यहां पर फिन एलन के साथ जो है टिम साइफर्ट को भी खिलाया जाए और उनको ओपन कराया जाए, बट मुझे लगता है चूंकि आपने सुनील नारायण को पिछले मैच में ओपन कराया है तो थोड़ी देर उस डिसीजन के साथ कंटिन्यू कर लीजिए, अदरवाइज आप ज्यादा हर मैच में चेंजेस करेंगे तो फिर चेंजेस का ही आपको पता नहीं लगेगा कि क्या क्या चेंजेस हो गए और फिर उसके बाद कौन सा चेंज आपको करना है। तो इसीलिए जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने की कोशिश करें, अननेसेसरी प्रॉब्लम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुनील नारायण और फिन एलन आपके लिए ओपन करेंगे, अच्छा काम करके दिखाएंगे, 2-3 मैचेस आप उनको दे के देखिए, फिर नतीजे पर बात करेंगे कि वो दोनों किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। मेन आपको मिडिल ऑर्डर में ही चाहिए और मिडिल ऑर्डर में आप तेजस्वी दहिया को लेके आइए, वो 4 नंबर आपके आ जाएंगे। उसके बाद आप देख लीजिए 5 नंबर आपको कैमरून ग्रीन को खिलाना है। रिंकू सिंह को आप जितना नीचे करें उतना अच्छा है। रिंकू सिंह जब पहले बल्लेबाजी करने आते हैं तो हमेशा एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं, इसीलिए आप देखिए इस सीजन उनका स्ट्राइक रेट 135 के आसपास का है, उनको नीचे ही दीजिए। उनका स्ट्राइक रेट आप कभी भी देखिए, उनके छक्के आप कभी भी देखिए, 18वें 19वें ओवर में उन्होंने सबसे ज्यादा रन बना रखे हैं। वही रिंकू सिंह जब पहले बल्लेबाजी करने के लिए आ जाते हैं तो उनको थोड़ा सा वो स्ट्राइक रेट मेंटेन करने में दिक्कत होती है, तो उनको नंबर 6 नंबर 7 आप जहां भी रखना चाहते हैं वहां रख लीजिए। 5 नंबर पर मेरे हिसाब से कैमरून ग्रीन होते हैं, 6 पर इवन आप रमनदीप सिंह को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने पहले डिस्कस किया था कि रमनदीप सिंह को लास्ट में जो यॉर्कर्स डलती हैं और जिस तरह की डेथ बॉलिंग होती है वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर रमनदीप सिंह को थोड़ा ऊपर मौका दिया जाए तो वो भी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, बेटर स्ट्राइक रेट के साथ खेल सकते हैं, क्योंकि उनका इंटेंट डिफरेंट रहता है, वो रुकते नहीं है, जब अपना शॉट खेलना शुरू करते हैं तो फिर खेलते हुए चले जाते हैं। तो आप चाहे उनको फिर 6 नंबर ले आइए, रिंकू को 7 नंबर कर दीजिए, 8 नंबर अनुकूल रॉय हो जाते हैं। और फिर एक और बड़ा चेंज आपको आपकी गेंदबाजी में करना पड़ेगा। वरुण चक्रवर्ती बड़े प्लेयर जरूर हैं, लेकिन अगर केकेआर की टीम लगातार हार रही है तो उसका एक बड़ा कारण वरुण चक्रवर्ती भी रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी की है अभी तक पूरी तरह से नाकाम रहे हैं, तो उनको जरूर फिर रिप्लेस किया जाना चाहिए। और आई थिंक ऐसी सिचुएशन में क्या होता है ना, कई बार अगर प्लेयर को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए, सोचने का मौका मिले और वो वर्कआउट करे कि क्या चीजें वो अपनी गेंदबाजी में गलत कर रहा है और उसके बाद वापस आके उसको करेक्ट करके दोबारा से खेले, अच्छा भी कर सकता है। तो कई बार जरूरी होता है इस तरह का ब्रेक। ये इसलिए नहीं है कि वरुण चक्रवर्ती को ड्रॉप कर दिया जाए, आपके पास एक अच्छा मिस्ट्री स्पिनर बैठा हुआ है और रिवील करने का वक्त आ गया है। और मेरे हिसाब से अगर आप देखो ना तो हर टीम जो है वो अपने नए नए प्लेयर्स को अब रिवील कर रही है, जो टीमें स्ट्रगल कर रही हैं। शायद मुंबई इंडियंस भी दानिश मालेवर को रिवील करने वाली है और अब केकेआर के लिए भी वक्त आ गया है कि दक्ष कामरा को भी रिवील करें। और साथ में विदर्भा से आने वाला एक और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर 6 फीट 5 इंच, जो अच्छी हाइट है, जिसके पास अच्छा मूवमेंट है, अच्छा बाउंस मिलता है, सौरभ दुबे, उनको भी रिवील करें। तो ये चेंजेस इनको अपनी गेंदबाजी में करने पड़ेंगे। उसके बाद जो प्लेयर बच गए, आपको वैभव अरोरा या कार्तिक त्यागी में से एक आप चुन सकते हैं किसको खिलाएंगे। एंड देन मथीसा पथिराना जो है वो आ जाते हैं आपके चौथे फॉरेन प्लेयर के रूप में। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन प्लेइंग 12 केकेआर की टीम की होनी चाहिए। अदरवाइज देखो महफिल लुटती हुई चली जा रही है, फैंस वो महफिल लुटते हुए देख रहे हैं, मैनेजमेंट हाथ में हाथ रखे बैठी हुई है। और मुझे लगता है कि अब केकेआर के लिए टाइम आ गया है कि अपने सारे पत्ते खोल दीजिए और जो कुछ आपके पास है सब कुछ उतार दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी टीम बदल डालिए, कुछ टैक्टिकल चेंजेस हैं। आपको मिडिल ऑर्डर में इन्फोर्सर चाहिए, तेजस्वी दहिया की जरूरत है, वरुण चक्रवर्ती को ब्रेक की जरूरत है, दक्ष कामरा को खिला लीजिए और सौरभ दुबे आपको नई गेंद से जो वैभव अरोरा नहीं दे पा रहे हैं शायद वो दे सकते हैं, तो आप उनको खिला लीजिए, लेफ्ट आर्मर का एंगल भी मिल जाएगा। तो ये तो हो गई केकेआर की टीम की बात। और जीटी की बात रही तो जीटी ने अपने खेल से सरप्राइज तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन अच्छा खेल जरूर दिखाया, स्पेशली गेंदबाजी। और अब प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि जो पिछले साल हुआ था, उन्होंने हाईएस्ट विकेट टेकर थे वो आईपीएल के, वो फ्लूक था। वो फ्लूक नहीं था, आपको मेथड फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है। और वो यही है कि वो आके जिस तरह से हार्ड लेंथ पर हिट करते हैं, अपनी पेस को बैरी करते हैं, उसको मारना उतना आसान नहीं है। और बड़ी चीज ये है कि जब भी वो इंडियन टीम में खेलते हैं, कर्नाटका के लिए खेलते हैं या किसी भी और टीम में खेलते हैं, उनको हर कोई नई गेंद का गेंदबाज के रूप में इस्तेमाल करता है, लेकिन किसी भी टीम ने उनको अभी तक डेथ ओवर का बॉलर या मिडिल ओवर का बॉलर उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जिस तरह से जीटी की टीम प्रसिद्ध कृष्णा को इस्तेमाल कर रही है। और उस फेज में जब फील्ड खुली होती है और अपनी स्लोअर वंस, यॉर्कर्स, वेरिएशंस
उनका इस्तेमाल प्रसिद्ध कृष्णा बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। इसका क्रेडिट आशीष नेहरा को भी जाएगा। और जीटी की गेंदबाजी, राशिद खान जिस तरह से फॉर्म में आ गए हैं तो वो एक स्पिन डिपार्टमेंट को बहुत मजबूती मिल गई है। और फिर बाकी फास्ट बॉलर भी देखो, सिराज हैं, रबाडा हैं, बुरी गेंदबाजी तो नहीं कर रहे। कम से कम अगर बहुत अच्छी गेंदबाजी नहीं हो रही है तो बुरी गेंदबाजी भी नहीं हो रही है। जैसे केकेआर की तरफ तो 12-12 की इकोनॉमी से बॉलर्स पिट रहे हैं, फिर भी खेलते हुए चले जा रहे हैं। यहाँ पर कम से कम 10 का इकोनॉमी है तो मैनेजेबल है, क्योंकि 200 रन तो बनते ही हैं और 10 का इकोनॉमी तो फिर भी मैनेज कर लिया जाता है आज की T20 क्रिकेट में। बल्लेबाजी जॉस बटलर पर कंप्लीटली डिपेंडेंट है और पिछले मैच में, उससे पिछले मैच में जॉस बटलर ने 2 पारियां खेली। हालांकि शुभमन गिल ने कंसिस्टेंसी दिखाई है, बट बात वही है, जब बड़ी टीम के सामने, बड़े बैट्समैन के सामने मुकाबला होगा तो यही चीज़ आपने पिछले साल भी देखी थी कि जॉस बटलर जब तक थे इस टीम के साथ, जो इंपैक्ट डाल रहे थे, इस टीम की बल्लेबाजी कंप्लीटली डिफरेंट थी। जीटी ने बल्लेबाजी में कुछ बदला नहीं है। वो 2 मैचेस जीत गए हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी बल्लेबाजी की प्रॉब्लम्स फिक्स हो गई हैं। बल्लेबाजी की प्रॉब्लम्स फिक्स नहीं हुई हैं। शुभमन गिल कंसिस्टेंट रहेंगे, ये हर किसी को पता है कि शुभमन गिल की क्वालिटी क्या है। बाकी साई सुदर्शन भी कंसिस्टेंट रहेंगे, ये भी हर किसी को पता है। लेकिन कंसिस्टेंट रह के क्या इंपैक्ट डाल पाएंगे अगर वही दोनों खेलें और जॉस बटलर ना चलें, तो वो अंतर आपको पता चल जाएगा। अभी तक क्या है ना कि जॉस बटलर पिछले साल भी जब तक वो थे, इस टीम की बल्लेबाजी की कमियों को छुपा ले रहे थे, चाहे वो टॉप ऑर्डर की हो, चाहे वो लोअर ऑर्डर की हो, और अभी भी जॉस बटलर ही हैं। तो जॉस बटलर पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट करती है ये टीम। मिडिल ऑर्डर में चाहिए इनको प्लेयर, लेकिन ये नहीं लेके आ रहे हैं। वाशिंगटन सुंदर ने भी एक अच्छी पारी खेल दी, बट वही शाहरुख खान, राहुल तेवतिया और जिन प्लेयर्स के ऊपर ये डिपेंडेंट है, किसी टाइम पे जरूर एक्सपोज होंगे, ये बात मैं पक्के तौर पे कह सकता हूं। बाकी जीतेगा कौन? केकेआर के लिए आखिरी मौका, आखिरी उम्मीद। अगर इन्होंने चेंजेस किए तो मुझे लगता है कि जैसे हैदराबाद की टीम ने करिश्मा करके दिखाया, वैसे केकेआर की टीम भी करिश्मा करके दिखा सकती है। हालांकि मैच अहमदाबाद में, बल्लेबाजों के लिए अच्छा विकेट रहता है जनरली, जो आप देखते हैं तो बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिलेगा। उसी में अच्छे गेंदबाज होना आपके लिए फर्क डाल जाता है। मैं उम्मीद तो कर रहा हूं कि केकेआर की टीम जीते, बट मुझे लगता है कि जीटी ऑन पेपर आज की डेट में ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है। आपके हिसाब से कौन सी टीम जीतने वाली है, कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और इस वीडियो का अभी तक आपने हाइप नहीं किया तो जरूर करिए। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।